हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीडी फार्माट्रिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, जो कि हम पढ़ते हैं बी फार्मेसी के 5th सेमेस्टर के अंदर, जिसमें कि हमने प्री फॉर्मुलेशन के अंदर 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि आगे वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम सॉल्युबिलिटी और इससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। बाकी पूरा प्री फॉर्मुलेशन आज हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो हम बता रहे थे कि सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी देखिएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल क्या होती है और इसका हमारे प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में क्या इफेक्ट पड़ता है ना। तो कोई भी चीज़ देखिएगा, एक एग्जांपल से समझिए। जो हमारा एग्जांपल है वो है कि जब हम टैबलेट लेते हैं तो वो जो टैबलेट है वो हम टैबलेट को खा ओरली लेते हैं, ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो वो हमारे जीआईटी में जाती है। जीआईटी में जाके वो डिसइंटीग्रेट होती है, डिसॉल्व होती है, मतलब उस सॉल्यूशन में, जो जीआईटी का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में, उस लिक्विड में, उस फ्लूइड में ही डिसॉल्व होती है। तो उस फ्लूइड में डिसॉल्व होना मतलब सॉल्युबल होना, कि उसकी जो हम स्टडी करना, उसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, है ना। तो मतलब हमको क्या करना है कि हमारा जो ड्रग है वो हमारे जीआईटी में जाकर किस प्रकार से सॉल्युबिलिटी शो करता है, इसी प्रकार को हमको जानना है। तो जानने के लिए हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी स्टडी या सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल क्या होती है? तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इट इज फिनोमिना इन विच सॉल्यूट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस इट डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब सॉल्युबिलिटी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि सॉल्यूट होता है, जो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, और सॉल्वेंट की एक स्पेसिफिक अमाउंट रहती है जो कि उसकी सॉल्युबिलिटी का परसेंटेज दर्शाती है कि वह फ्रीली सॉल्युबल है कि स्लाइटली सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है ना। तो ये सॉल्युबिलिटी दर्शाती है। उसको जो होता है वो हमको कांस्टेंट टेम्परेचर रखना होता है। मतलब ये सब घटना कहाँ पर होती है? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी इट डिक्टेट द अमाउंट ऑफ कंपाउंड दैट विल डिसॉल्व एंड देयरफॉर द अमाउंट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। मीन्स देखिएगा, जो सॉल्युबिलिटी है ना, वो जितनी हमारी जो ड्रग है वो जितनी अमाउंट में सॉल्युबल होगी, उतनी ही अमाउंट में एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो ड्रग है वो जीआईटी में जाके सबसे पहले डिजॉल्व मतलब टूटेगी, और टूटने के बाद उस फ्लूइड में सॉल्युबल होगी। जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी उतनी ही ज़्यादा अगली स्टेप कौन सी होगी? एब्जॉर्प्शन। तो जितनी ज़्यादा हमारी सॉल्युबल होगी ड्रग, उतनी ही हमारी एब्जॉर्प्शन शो करेगी, उतनी ही ड्रग वो एब्जॉर्ब होगी, और उतनी ही ड्रग एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगी? वो हमारे ब्लड में जाएगी, और ब्लड में जाकर कहाँ क्या करेगी? एक्शन देगी, है ना। जहाँ पर साइट ऑफ एक्शन मतलब जहाँ पर उसको एक्शन देना है वहाँ पर एक्शन देगी, है ना। तो इसका मतलब हुआ जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, है ना। तो जब हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन अपने आप बढ़ जाएगा। ओके, तो अब क्या है, दूसरी लाइन क्या है कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है? बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग डिपेंड प्राइमरीली ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन द जीआईटी, है ना। पहली बात सॉल्युबिलिटी इन जीआईटी। दूसरी इट्स परमिएबिलिटी अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ओके, परमिएबिलिटी अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन मतलब यहाँ पर क्या बोला, जो बायो अवेलेबिलिटी है ना, मतलब ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है ड्रग कितना, हमारा ड्रग बायो अवेलेबल का मतलब होता है ब्लड में पहुंच चुका है ना, एब्जॉर्ब होके। तो क्या होगा, ब्लड में जितना अपना ड्रग पहुंचेगा उसी को हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। मान लीजिए हमारा 100% मतलब हमने ड्रग लिया जो कि डिसॉल्व होके, डिसइंटीग्रेट होके और एब्जॉर्ब होके हमारा 80% ही ब्लड के अंदर पहुंच पाया, तो हमारी जो बायो अवेलेबिलिटी होगी वो 80% होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बायोबिलिटी है। अब वो डिपेंड किस पे करती है? दो चीजों पे डिपेंड कर रही है कि सॉल्युबिलिटी इन जीआईटी, मतलब जो ड्रग है हमारी कितनी जीआईटी में सॉल्युबल है, मतलब जीआईटी का जो फ्लूइड है उसमें कितनी सॉल्युबिलिटी रखती है ना। अच्छी सॉल्युबिलिटी रखेगी तो अच्छा परमिएबिलिटी होगी, मतलब अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। दूसरी बात क्या है? परमिएबिलिटी अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। देखिएगा, दूसरी इसकी क्या होती है, नेचर क्या होता है ना, प्रॉपर्टी क्या होती है परमिएबिलिटी की। जितना ज्यादा हमारी ड्रग परमिएबल होगी, मतलब हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा पाएगी, उसके पार जा पाएगी, तभी तो वो ब्लड में पहुंचेगी। तो जब सेल को क्रॉस करके वो हमारे ब्लड में पहुंचेगी तो उसी को बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो जितना ज्यादा परमिएबिलिटी होगी उतना ज्यादा आपका बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो ये दोनों तरीके से हमारी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है। फिर लिखा है दिस फॉर्म्स द बेसिस फॉर द बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसलिए ये जो है इनको स्टडी करने के लिए हमने क्या बनाया? बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। देखिएगा, सॉल्युबिलिटी जो प्रोफाइल है वो डिपेंड करती है डिफरेंट पैरामीटर्स पे, जैसे कि पार्टिकल साइज। अब पार्टिकल साइज जो होता है, अगर पार्टिकल साइज हम कम करते हैं ड्रग का, तो ड्रग का जब हम पार्टिकल साइज कम करते हैं तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है बढ़ जाती है। जैसे कि, है ना,
सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अपना क्या है, हाइड्रोफिलिसिटी। अब हाइड्रोफिलिसिटी क्या है, जब जो हमारी ड्रग होती है उसके दो नेचर होते हैं, या तो वो हाइड्रोफिलिक होगी या फिर लिपोफिलिक होगी। देखो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है हाइड्रो मतलब इक्वस फेस से वह सॉल्युबिलिटी ज्यादा रखना, और लिपोफिलिसिटी का मतलब होता है लिपिड में सॉल्युबिलिटी ज्यादा रखना। तो यदि हमारी जो ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक होगी तो वह जो क्या होगा, इक्वस सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, है ना। लेकिन अगर हमारी ड्रग लिपोफिलिसिटी ज्यादा होगी, लिपोफिलिक ज्यादा होगी, तो वह ऑयल के अंदर सॉल्युबिलिटी ज्यादा रखेगी। ऑयल के अंदर मींस ऑर्गेनिक फेज के अंदर, मींस सेल मेम्ब्रेन के अंदर सॉल्युबिलिटी, मतलब सेल की परमिएबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, लिपोफिलिसिटी पर। मतलब यदि हमारी ड्रग ज्यादा लिपोफिलिक है तो इसका मतलब वह सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर आसानी से ब्लड में इंटर कर देगी, मतलब आसानी से एब्जॉर्प्शन शो करेगी, है ना। तो ये आपके क्या होगा, ड्रग के नेचर होगा। दूसरी चीज किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। देखिएगा जब हम सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं, है ना, जब हम सॉल्युबिलिटी टॉपिक पढ़ते हैं तो हम देखा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लीजिए, अपन चीनी को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारी चीनी को कम वाटर में डिसॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसको गर्म करने के सॉल्युबल हो जाती है, वो घुल जाती है। तो इस प्रकार से ये चीजें होती हैं। दूसरा हम देखते हैं कि पीएच पर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी, और पीके पर डिपेंड करता है। तो इनको हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए अभी दूसरी चीज देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए। ये है कि बायो अवेलेबिलिटी इज द डिपेंड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, है ना। तो हमने बोला कि बायो अवेलेबिलिटी भी दो चीजों पर डिपेंड कर रही थी, तो सॉल्युबिलिटी पर और एक परमिएबिलिटी पर। अब देखिएगा जब हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएंगे तो हमारी एब्जॉर्प्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी। जब एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो जो मोर ड्रग है वो हम कहाँ पहुंचेगी, ब्लड के अंदर पहुंचेगी। जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन उतनी ज्यादा ड्रग ब्लड के अंदर पहुंचेगी, तो उतनी ही ज्यादा हमारी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये चीज होती है इस प्रकार से। अब देखिएगा जैसे कि हमने देखा कि बायो अवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, एक तो आपकी सॉल्युबिलिटी पर और एक परमिएबिलिटी पर। तो हमने क्या कहा कि हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें कि हम ड्रग को क्लासीफाई करते हैं। किस चीज में क्लासीफाई करते हैं, बायो मतलब हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी और अकॉर्डिंग टू परमिएबिलिटी, है ना। जैसे कि जैसे कोलोजी के अंदर हम ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं ड्रग के एक्शन के आधार पर। जिस प्रकार से एक्शन दे रहा है उसको हम एक कैटेगरी में रख लेते हैं। लेकिन मेडिसिनल में हम पढ़ते हैं उसकी मतलब कि डेरिवेटिव्स के आधार पर, मतलब वो किस किस न्यूक्लियस से मिलकर बना है, मतलब किस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट से मिलकर बना है, तो उसको हम एक कैटेगरी में रखते हैं। तो इस प्रकार से अब जो हमारा बीसीएस है, तो बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तो उसमें क्या रखते हैं हम, सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी के बेसिस पर ड्रग को हम डिवाइड करते हैं, है ना। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम से, पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग, और हमारा जीपीएड एग्जाम के बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला चीज़ है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो होता है छोटा सा टॉपिक है। अब इसमें क्या होता है, हमने कहा कि सॉल्युबिलिटी के अंदर ये चीज़ आ गई है ना। अब देखिएगा जो हमारा बीसीएस है, इट इज़ द सिस्टम विच यूज टू डिफरेंशिएट ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी, है ना। ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम ड्रग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी के आधार पर। ठीक है, अब जा दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन अपॉन द यूएसपी, है ना। जो होता है हमारा यूएसपी पे बेस्ड होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपोइया। ठीक है, इस पर बेस्ड होता है। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू बीसीएस ड्रग को हम, ड्रग सब्सटेंस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू 4 क्लासेस में। ठीक है, 4 क्लासेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं, किसके आधार पर, ड्रग की सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी के आधार पर। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो बीसीएस क्लासिफिकेशन है उस प्रकार से हम टेबल के फॉर्म में हम इसको बता सकते हैं। देखिएगा हमारी यहाँ पर लिख दी है क्लास, हमने कहा कि 4 क्लास में बांटा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्लास, है ना। फिर हम इसमें देखते हैं कि पहली क्लास जो होती है वो इस प्रकार से होती है, ऐसी ड्रग जिसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है और परमिएबिलिटी भी हाई होती है, वो हमारी क्लास फर्स्ट के अंदर आती है। ठीक है, दूसरी क्लास में अंदर क्या आती है, ऐसी ड्रग जिसकी सॉल्युबिलिटी तो लो होती है लेकिन इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना। तो ऐसी जो ड्रग होती हैं वो क्लास सेकंड के अंदर आती हैं। और ऐसी ड्रग जिसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है और परमिएबिलिटी लो होती है, वो हमारी क्लास थर्ड में आती हैं। और ऐसी ड्रग जिसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है और परमिएबिलिटी भी कम होती है, वो जो होती हैं वो हमारी क्लास फोर्थ के अंदर आती हैं। अब देखिएगा इसको हमको याद करने का तरीका हम बताते हैं। देखिएगा ये बहुत ज्यादा इस टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए क्लास सेकंड जो है वो, उसकी सॉल्युबिलिटी, क्लास सेकंड में जो ड्रग रखी गई है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है या परमिएबिलिटी ज्यादा है ना। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बहुत अच्छे से। तो इसको आप बनाइए। अब देखो इस टेबल को हमने इस ग्राफ फॉर्म में दर्शाया। अब देखिएगा एक तरफ हमने परमिएबिलिटी ले ली है और एक तरफ हमने सॉल्युबिलिटी ले ली है। ओके, अब देखिएगा इस साइड ऊपर ऊपर की साइड जाएंगे तो हमारा परमिएबिलिटी बढ़ेगा, इधर की साइड जाएंगे तो हमारा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अब हमने इसको एस फॉर्म दिया
किया है। एस फॉर्म का मतलब होता है, देखिएगा इसको एस फॉर्म में मतलब अरेंज किया है। देखो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो फर्स्ट है, वो जो फर्स्ट है ना, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो है ना हमारा परमिएबिलिटी, यहाँ से परमिएबिलिटी भी ज़्यादा है, और यहाँ पर देखिएगा इसका जो ये जो है यहाँ पे टकराएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है। तो हमारी जो है फर्स्ट क्लास जिसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है और परमिएबिलिटी भी ज़्यादा है, तो ये ऐसी ये हमारी क्लास फर्स्ट हो गई। अब हम जैसे ही आपका कहाँ चले, क्लास सेकंड पे चले। क्लास सेकंड में आप देख सकते हैं तो परमिएबिलिटी तो आपकी ज़्यादा ही है, लेकिन आपकी सॉल्युबिलिटी घट गई है। देखिएगा ये जो पॉइंट है वो आपका 0 पॉइंट है, मतलब यहाँ पे परमिएबिलिटी और सॉल्युबिलिटी दोनों 0 है। यहाँ की इधर की साइड जाएंगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अगर इस साइड जाएंगे तो आपकी परमिएबिलिटी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ गए तो सॉल्युबिलिटी इसके कंपेरिजन में कम है। मान लीजिए ये 10 है तो इसकी सॉल्युबिलिटी 5 होगी, है ना, इसी प्रकार से, लेकिन इसकी जो परमिएबिलिटी है वो आपकी बड़ी ज़्यादा ही है। ठीक है, फिर हम सेकंड क्लास से गए थर्ड क्लास की ओर, तो थर्ड क्लास में आप देख सकते हैं कि आपकी सॉल्युबिलिटी तो ज़्यादा ही है, लेकिन आपकी जो परमिएबिलिटी है वो आपकी घट गई है। तो परमिएबिलिटी आपकी क्या हो गई है, घट गई है। ओके, फिर इसके बाद हम फोर्थ आपके क्लास में गए जिसकी भी देखिएगा सॉल्युबिलिटी भी कम है और परमिएबिलिटी भी घट गई है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी। एस फॉर्म बनाइए और इस प्रकार से अरेंज कीजिए और आप ग्राफ को समझ के बता दीजिए, है ना। देखो जिसको ग्राफ अच्छे से समझ में आता है वो बहुत अच्छे से बता पाएगा। ठीक है, अब होता है ये तो हमारा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, अब हमारी टेबल देख लेते हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को दर्शाती है, जो हम सॉल्युबिलिटी में पढ़ते हैं। देखिए हमने कहा कि जो सॉल्युबिलिटी है, हमने कहा कि सॉल्वेंट की फिक्स मात्रा होती है ना। देखिए हमने कहा कि पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब हमने सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन की, हमने सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की मात्रा कितनी ले ली, एक पार्ट ले ली, मतलब एक भाग, है ना। बाकी हमने बाकी जो भाग रहेगा वो हमारा सॉल्वेंट का रहेगा। तो देखिएगा ये टर्म कैसी रहेंगी, अब देखिएगा पहला है वेरी सॉल्युबल। अब वेरी सॉल्युबल क्या है, हमने सॉल्यूट का एक पार्ट लिया और सॉल्वेंट का कितना, लेस देन 1 पार्ट लिया। तो देखिएगा हमारा सॉल्यूट का 1 पार्ट और सॉल्वेंट का लेस देन 1 पार्ट, तो इसमें अगर वो डिसॉल्व कर लेती है, मतलब सॉल्यूट का एक भाग सॉल्वेंट के एक भाग से कम कम में ही डिसॉल्व कर ले रहा है सॉल्वेंट, तो वो कहलाएगा वेरी सॉल्युबल। ओके, ठीक है, वेरी सॉल्युबल ड्रग कहलाएगी, है ना, उस चीज में। दूसरी, यदि हमारा सॉल्यूट का एक भाग को डिसॉल्व करने के लिए 1 से लेकर 10 भाग लग रहे हैं सॉल्वेंट के, तो उसको बोलते हैं फ्रीली सॉल्युबिलिटी, है ना, फ्रीली सॉल्युबल। लेकिन यदि हमारा सॉल्वेंट कितना लग रहा है, 10 से 30 लग रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिर्फ सॉल्युबल कहलाएगा, है ना। ये क्या कैटेगरी है, जैसे अपने नंबर के हिसाब से हमको A प्लस AB प्लस C प्लस ऐसा मिलता है ना, उसी प्रकार से सॉल्युबिलिटी है। तो 10 से 30 भाग लग रहा है सॉल्वेंट का, तो हमारा सॉल्युबल कहलाएगा। यदि 30 से लेकर 100 पार्ट्स सॉल्वेंट का लग रहा है तो स्प्रिंगली सॉल्युबल कहलाएगा। लेकिन अगर 100 से लेकर 1000 लग रहा है तो स्लाइटली सॉल्युबल कहलाएगा। फिर उस 1000 से लेकर 10,000 तक हमारा सॉल्वेंट जो है एक पार्ट को, एक भाग को डिसॉल्व करने में 1000 से लेकर 10,000 भाग सॉल्वेंट का यूज करते हैं, तो इसमें जो हो जाता है आपका वेरी स्लाइटली सॉल्युबल कहलाता है। ओके, फिर इसके बाद होता है 10,000 से ज्यादा तो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल कहलाता है। ओके, तो ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी। अब देखिएगा हमने कहा कि हमारी सॉल्युबिलिटी जो है वो पीएच और पीके पे डिपेंड करती है, तो हमारा अब आ गया है पीके। तो पीके को हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट। देखिएगा डिसोसिएशन से ही आपको समझ में आ रहा हो किसी चीज को टूटना, है ना, डिसोसिएट करना, तो उसी का कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। तो या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब आयनाइजेशन का शब्द का अर्थ क्या हुआ, आयन, आयन बनने की प्रक्रिया आयनाइजेशन कहलाती है। जैसे ये जो हमारा कंपाउंड है, जैसे हमारा केमिकल कंपाउंड है जो हमारा टूट के माइनस और प्लस चार्ज में आ गया है, इसी को बोलते हैं आयनाइज फॉर्म, इसी प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। और इसमें जो पीके है वो होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो हमने क्या बोला, पीके को बोलते हैं डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट। ओके, पीके इज द टेंडेंसी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, मतलब ड्रग, है ना, इनसॉल्युबल इज टू रिवर्सली डिसोसिएट इनटू आयन। ठीक है, ये रिवर्सली क्या हो जाता है, रिवर्सिबल डिसोसिएट हो जाता है, रिवर्सिबली, है ना। क्या करता है ये, जो देखिएगा ये रिवर्सिबल साइन है, ये रिवर्सिबल साइन है, तो ये जो होता है ना रिवर्सिबल साइन होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो हमारी जो ड्रग है वो आयनाइज फॉर्म, अनआयनाइज फॉर्म में थी। जब कोई उसके चार्ज नहीं रहता है ना, कोई भी पार्टिकल उस पर चार्ज नहीं रहेगा तो वो हमारा अनआयनाइज फॉर्म कहलाएगा। और जब उस केमिकल कंपाउंड के ऊपर चार्ज लग जाएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, तो उसको आयनाइज फॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने बीकर बना लिया, बीकर में हमारा आयनाइज ड्रग है और आयनाइज ड्रग से अनआयनाइज ड्रग दोनों आपस में क्या होते हैं, इरिवर्सिबली चल रहे हैं, मतलब ये आपस में आयनाइज हो जा रहे हैं और अनआयनाइज फॉर्म में चल रहे हैं, रिवर्सिबली मतलब। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो पीके है, पीके का मतलब होता है ड्रग की ऐसी टेंडेंसी जो कि सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर हमारी जो अनआयनाइज फॉर्म है वो आयनाइज फॉर्म में बदल जाए।
है ना, तो उसे बोलते हैं हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो पर्टिकुलर टाइप की ड्रग के लिए क्या होता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक होता है। ओके, तो इस प्रकार से आप पीके पढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जो पीके है कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द हेंडरसन हेजलवेज इक्वेशन। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, हेंडरसन हेजलवेज इक्वेशन के द्वारा हम इसको पढ़ते हैं, मतलब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिएगा, इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे। जब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है ना, जो ड्रग की अनआयनाइज्ड फॉर्म है वो क्या करती है, वो लिपिड में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, मतलब लिपोफिलिक है। देखिएगा, जो हमारी लिपोफिलिक का नेचर होता है, मतलब देखिएगा लिपिड में सॉल्युबल, लिपिड मतलब क्या, हम लिपिड में सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है मेम्ब्रेन में सॉल्युबिलिटी, मतलब मेम्ब्रेन से परमिएबिलिटी, जितना ज्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। ओके, तो जो हमारी अनआयनाइज्ड ड्रग होती है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं रहता है वो लिपोफिलिक होती है, और वो क्या होती है, वो सेल मेम्ब्रेन से वो क्या होता है, रीडली अक्रॉस हो जाती है ना, रीडली पास हो जाती है, बहुत अच्छी तरीके से पास हो जाती है, क्योंकि वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहती है। लेकिन जब वो आयनाइज हो जाती है, जब वो आयनाइज हो जाती है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में हो जाती है। देखिएगा, वाटर जो होता है प्लस माइनस चार्ज को अच्छे से सॉल्युबल करके रखता है ना, तो वो हो जाता है वाटर सॉल्युबल, मतलब हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब सॉल्युबिलिटी या प्यार, है ना, उसके प्रति एफिनिटी। ओके, हाँ, इसके बाद क्या लिखा है कि दिस आयनाइज फॉर्म कैन नॉट बी पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन इजीली, है ना, तो ये जो होता है वो चार्ज फॉर्म जो रहती है आयनाइज फॉर्म, वो जो होती है वो हमारी वहां पर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, क्योंकि जो हमारी जो मेम्ब्रेन रहती है वो हमारी लिपिड की बनी होती है, और लिपिड में जो होती है, लिपिड की जो होती है वो लिपिड वाली चीजें ही सॉल्युबल रहती हैं, और लिपिड वाली चीजें ही आपकी पेनिट्रेट करती हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हेंडरसन हेजलवेज इक्वेशन पर, जिसमें कि हमारी दो इक्वेशन आपको दिख रही होंगी, और ये इक्वेशन होती है कंपाउंड के आधार पर, नेचर के आधार पर। हमारा हमारा कंपाउंड अगर कंपाउंड बेसिक है तो हम इस प्रकार से इस इक्वेशन का यूज करेंगे हमारा पीके या पीएच हमको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, यदि हमको पीके पता है तो पीएच कैलकुलेट हो जाएगा, यदि हमारा पीएच पता है तो पीके कैलकुलेट हो जाएगा, है ना, तो पीएच बराबर पीके प्लस लॉग, ये होता है, ये साइन जो होता है वो कंसंट्रेशन का होता है, कंसंट्रेशन आयनाइज ड्रग अपॉन कंसंट्रेशन अनआयनाइज ड्रग। ठीक है, अगर हमारा जो ड्रग है वो एसिडिक है तो हम लेंगे पीके प्लस लॉग अनआयनाइज। देखिएगा, ऊपर जो हमने लिखा वो ऊपर लिखा था आयनाइज ड्रग, है ना, जबकि हमने यहाँ पर एसिडिक ड्रग के लिए हमने लिखा अनआयनाइज ड्रग। ठीक है, अपॉन आयनाइज ड्रग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गई। हाँ, दूसरा बात क्या है, अब अगर हम परसेंट आयनाइजेशन निकालना चाहते हैं, परसेंट आयनाइजेशन निकालना चाहते हैं तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला है 10 की पावर पीएच माइनस पीके, ओके, अपॉन 1 प्लस पीएच, 1 + 10 की पावर क्या हो जाएगी, पीएच माइनस पीके, जो ऊपर लिखा था वही, है ना, बस इसमें प्लस 1 और जोड़ देना है, फिर इंटू 100। ओके, 100 लगा दिया, इसका मतलब परसेंट आयनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब हम बताते हैं कि जो पीके वैल्यू है वो पर्टिकुलर ड्रग के लिए किस प्रकार से होती है। देखिएगा, हमारी 8 से ज्यादा पीके वैल्यू किसकी होगी, वेरी वीक एसिडिक ड्रग के लिए हमारी जो पीके वैल्यू आएगी वो 8 से ज्यादा आएगी। ठीक है, अगर वेरी वीक बेसिक ड्रग है तो वो 5 से कम जो होगी पीके वैल्यू हमारी रहेगी। यदि वीकली एसिडिक ड्रग है तो वो 3 से 7 हमारी रहेगी पीके वैल्यू। वीकली बेसिक ड्रग है तो 5 से 8 रहेगी, और स्ट्रांगली बेसिक ड्रग है तो हमारी 11 से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, 11 से ज़्यादा। ठीक है, स्ट्रांगली एसिडिक ड्रग है तो उसकी जो पीके वैल्यू रहेगी वो 2.5 से मतलब 2.5 से कम रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पर्टिकुलर ड्रग के लिए एसिडिक, बेसिक, स्ट्रांगली, वीकली, तो इसके लिए पीके वैल्यू पर्टिकुलर के लिए अलग अलग रहती है। ठीक है, तो इस जे पीएच पर, इस पीके वैल्यू पर वो क्या होते हैं, वो डिसोसिएट मतलब आयनाइज या अनआयनाइज फॉर्म में चेंज होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं रोल ऑफ पीएच इन सॉल्युबिलिटी। तो हमारा जो क्या रोल है, हमने बोला कि सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही थी, हमारे पीएच पर और पीके पर, तो पीके पढ़ लिया, अब हमारा पीएच बचा है। ठीक है, अब पीएच पर किस प्रकार से डिपेंड करती है, देखिएगा, जैसा कि हमने बताया, देखिएगा ये जो 3 पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट, इस पॉइंट का समरी ये है। अब देखो, सबसे पहले हम समरी पे जाते हैं, है ना, समरी पे जाते हैं तो सबसे पहले देखिएगा, हमने कहा कि पीएच का क्या रोल है। पीएच का रोल क्या है, देखिएगा, हमारा जो इंटेस्टाइनल पीएच है और स्टमक पीएच है, स्टमक का पीएच रहता है एसिडिक और इंटेस्टाइन का बेसिक रहता है। तो हमने पढ़ा है कि जो एसिडिक ड्रग होती है वो बेस में, मतलब जो एसिड रहता है वो बेस में बहुत अच्छे से घुलता है, मतलब बहुत अच्छे से टूटता है, आयनाइज फॉर्म में हो जाता है ना। वैसे ही हमारा जो बेसिक ड्रग रहेगा वो एसिडिक कंटेंट में टूटेगा, मतलब एसिडिक मीडियम में टूटेगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पीएच का क्या रोल है। जो पीएच का रोल है वो रोल है कि हमको किस प्रकार का डिजायर एक्शन चाहिए, वो पीएच पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए हमको इंटेस्टाइन में आपकी उसकी सॉल्युबिलिटी चाहिए या आयनाइजेशन चाहिए उसका, है ना, तो हमारी जो ड्रग है हम क्या करेंगे, वो क्या कर लेंगे हम, देखिएगा, हम क्या करेंगे, हाँ, हम ऐसी ड्रग देंगे जो इंटेस्टाइन में जाकर आपकी सॉल्युबिलिटी शो करे, है ना। अगर हमको स्टमक में चाहिए तो हम ऐसी ड्रग देंगे, इस फॉर्म में देंगे, मतलब इस फॉर्म में ड्रग देंगे, तो हमारी ड्रग जो होगी वो स्टमक में डिसॉल्व हो जाए, है ना। तो अब देखिएगा, हमने कहा कि जो आयनाइज फॉर्म है वो क्या होता है, वो डिसॉल्व मतलब वो आयनाइज हो जाती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो एब्जॉर्ब के लिए अनाइजेशन जरूरी होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए अनआयनाइजेशन जरूरी होता है। तो हमने देखा आयनाइजेशन और अनाइजेशन का। अब देखिएगा, जो हम समरी बताते हैं जो 3 लाइनों की है, वो ये है कि देखिएगा, जितनी भी वेरी वीक एसिडिक ड्रग और वेरी वीक बेसिक ड्रग,
मतलब बहुत ज्यादा वीक है। और वीक का मतलब देखिएगा, वीक का और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, देखिएगा स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जैसे कि HCl होता है, अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का कि कहीं भी किसी भी मीडियम में अपन उसको डाला वह तुरंत H+ आयन आपको दे देगा, तो इस प्रकार से ये क्या लाएगा, स्ट्रॉन्ग। और वेरी वीक का मतलब होता है चाहे वो किसी भी सॉल्वेंट में रख दो वह अनआयनाइज ही रहेगा, मतलब ये टूटेगा ही नहीं। मतलब अगर मान लीजिए हमारा HCl वेरी वेरी वीक एसिड होता तो इसका मतलब होता कि वह किसी भी मीडियम में डिजोल्व कर दो उसको, वह H+ और Cl- में टूटेगा ही नहीं, मतलब वो आयनाइज होगा ही नहीं, है ना। तो वैसी ड्रग जो होती है वेरी वीक एसिड या वेरी वीक बेस जो होती है वो आल पीएच पर, सभी पीएच पर वो क्या रहती है, अनआयनाइज फॉर्म में ही रहती है, वो टूटती नहीं है। ओके, दूसरी हमने बात की स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो हमने बोला कि जैसे HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है वो किसी भी पीएच पर वो तुरंत H+ आयन दे देता है ना। तो इस प्रकार से हमारी जो ड्रग होती है वो किसी भी पीएच पर, वो सभी पीएच पर आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज देखो इस H+ और Cl- में टूट गया या आयनाइजेशन हो गया, लेकिन हर ड्रग कोई भी ड्रग वो ऐसे ही थोड़ी टूटेगी, उसका अलग आयनाइजेशन होगा। लेकिन हमने इतना पता है कि आयनाइजेशन का मतलब होता है कोई भी ड्रग हुआ है दो पार्ट में टूटेगी, जिसमें क्या होता है एक पार्ट का चार्ज प्लस होगा, दूसरे पार्ट का माइनस होगा, है ना। तो उसको को बोलते हैं आयनाइज फॉर्म, है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे वो दो ड्रग रहेंगे, वो दोनों मतलब सभी पीएच पर आयोनाइज फॉर्म में ही रहेंगे, ठीक है। दूसरी हमने बोला जो वीक एसिड है, देखो वेरी वीक हो गया, अब वीक की बात आते हैं, वीक एसिड है, वीक एसिड है या वीक बेस है। अब देखिए जो वीक एसिड है वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल पीएच पर क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। देखिएगा जो एसिड होते हैं वो इंटेस्टाइन में कौन सा रहता है, बेस, तो एसिड जो होते हैं वो बेस में जाकर आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब ब्रेक होकर प्लस माइनस चार्ज बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टमक का पीएच रहता है उसमें अनआयोनाइज रहते हैं, स्टमक का पीएच रहता है एसिडिक, और जो हमारी रहती है वीक एसिड ड्रग, तो वीक एसिड और एसिडिक मीडियम में डिजोल्व करने पर वो टूटती नहीं है, वो अनआयोनाइज फॉर्म में ही रहती है। ओके, ये रहता है। दूसरी बात करते हैं पीएच का क्या रोल है, वीक बेस, मतलब वीक बेस पे, ओके। वीक बेस में क्या है, जो हमारी इंटेस्टाइनल पीएच रहता है उसमें वो अनआयनाइज रहेगा, है ना। जो हमारी वीक एसिड था ना वो आयनाइज फॉर्म में रहता था, जो हमारी वीक बेस है ना वो अनआयनाइज फॉर्म में रहेगा, मतलब जो बेसिक ड्रग है वो बेसिक मीडियम में अनआयनाइज फॉर्म में रहेगा, मतलब टूटेगा नहीं, है ना। लेकिन स्टमक पीएच मतलब एसिडिक पीएच में वह आयनाइज फॉर्म में रहेगा, मतलब टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये तीनों पॉइंट को कवर कर लिया जिसमें रहता पीएच का रोल इन द सॉल्युबिलिटी के अंदर। तो ये चीजें आप पढ़ के भी आप कर सकते हैं, मैंने आपको समरी बता दी। अब आपका आ जाता है पार्टीशन कोफिशिएंट। अब देखिए पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, एक सिंपल भाषा में आपको प्रैक्टिकल तो शायद आपने कर लिया होगा, पार्टीशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब होता है हमारी जो ड्रग है ना, वो हमारी ड्रग है वो ऑयल में और वाटर में, मतलब ऑयल फेज रहेगा और एक वाटर फेज रहेगा, मतलब एक्वस फेज रहेगा। तो इन दोनों में कितनी सॉल्युबल है, मतलब कितनी किस में सॉल्युबल है, कितनी किस फेज में सॉल्युबल है, उसी को बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट, है ना। तो देखिएगा हमारी जो ड्रग रहती है, कोई भी ड्रग रहे वो उसकी जो रहती है सॉल्युबिलिटी रहती है वो या तो ऑर्गेनिक फेज में रहेगी मतलब ऑयल फेज में रहेगी, या फिर एक्वस फेज में रहेगी मतलब वाटर फेज में रहेगी, या दोनों में भी रहती है। तो इसमें कुछ कुछ दोनों में भी रहती है, तो हम वही चीज निकालते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट, मतलब हमारी जो ड्रग है वो इन दोनों चीजों में कितनी कितनी बट गई, है ना, उसी को बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट, है ना। तो पार्टीशन कोफिशिएंट मतलब होता है ऑयल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट, इट इज द मेजर द लिपोफिलिसिटी ऑफ सब्सटेंस, है ना। लिपोफिलिसिटी का मतलब होता है लिपिड के अंदर कितनी सॉल्युबिलिटी है, मतलब ऑयल फेज के अंदर कितनी सॉल्युबिलिटी है उस ड्रग की, उस ड्रग सब्सटेंस की, इसी को बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। अगली लाइन बोलता है एज द सब्सटेंस अनआयनाइज इन द लिपोफिलिक सॉल्वेंट, मींस ऑयल, ऑयल हम क्या होते हैं लिपोफिलिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है। एज द सेम स्पीसीज शुड बी प्रेजेंट इन इक्वस फेज आल्सो। अब इस लाइन का मतलब हुआ कि जो हमारी ड्रग है, हमने बोला यहाँ पर बोला कि जो हमारी आयनाइज फॉर्म में रहेगी वो हमारी डिसॉल्व, मतलब कहने का मतलब है वो हमारी जो आयनाइज फॉर्म में रहेगी ना वो हमारी क्या होगी, वो परमिएबिलिटी शो नहीं करेगी। जो अनआयनाइज फॉर्म में रहेगी वही हमारी क्या होगी, काम की ड्रग है। तो आयनाइज फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आयनाइज फॉर्म क्या हो जाती है, सब्सटेंस आयनाइज फॉर्म इन लिपोफिलिक सॉल्वेंट के अंदर, और उतनी ही मतलब वही अनआयनाइज फॉर्म इक्वस फेज के अंदर कितनी सॉल्युबिलिटी आपकी शो कर रहा है, ठीक है। मतलब कितना सब्सटेंस हमारा ड्रग का अनआयनाइज फॉर्म में, सॉल्वेंट किसमें, लिपोफिलिक सॉल्वेंट में और एक्वस सॉल्वेंट में है। ओके, इसी को बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट, है ना। अब इस सिंपल भाषा में बोलें, इट इज द रेशियो ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग, है ना, अनआयनाइज्ड ड्रग इन ऑयल फेज एंड वाटर फेज, है ना। रेशियो क्या है, ऑयल फेज टू वाटर फेज। ओके, अब देखिएगा हमने बोला कि पार्टीशन कोफिशिएंट को किस प्रकार से हम निकालते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट को हम पीसी से या लॉग पी या के से इंडिकेट करते हैं। तो हमारा लॉग पी का मतलब हो गया पार्टीशन कोफिशिएंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज, मतलब ऑर्गेनिक का मतलब ऑयल फेज, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मतलब ड्रग की जो कंसंट्रेशन हमारी कितनी ऑर्गेनिक फेज में है। दूसरी रेशो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन इक्वस फेज, मतलब उसकी कंसंट्रेशन इक्वस फेज में कितनी है, तो उसी दोनों का रेशो जो होता है वो पार्टीशन कोफिशिएंट कहलाता है। अब देखिएगा हमारी जो वैल्यू हैगी लॉग पी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। अगर ग्रेटर देन 1 आई,
इसका मतलब होता है ये लिपोफिलिक ड्रग है। ये क्या है? लिपोफिलिक ड्रग है। मतलब जो है देखिएगा, हमने कहा यहाँ पर वैल्यू हम रखते हैं तो क्या होता है, जब हमारी ड्रग मतलब इसके इक्वस फेज में सॉल्युबिलिटी कम होगी, है ना, जो यहाँ पर वैल्यू हम कम पुट करेंगे और ऑयल फेज में ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पुट करेंगे तो हमारी जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक से ज़्यादा वैल्यू आएगी, एक से ज़्यादा वैल्यू आएगी लॉग पी की। तो इसका मतलब है हमारी जो ड्रग है वो लिपोफिलिक है। ओके, लेकिन यदि हमारी जो है ड्रग वो इक्वस फेज में ज़्यादा सॉल्युबल है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, तो क्या हो जाएगी, वो एक से कम वैल्यू आएगी, इस लॉग पी की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। तो इसका मतलब हो जाता है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है, मींस इक्वस फेज में उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, पार्टीशन कोफिशिएंट भी देख लिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब अगली चीज क्या है, पीएच, है ना। पीएच तो हमने देख लिया था, फिर थोड़ा सा और पॉइंट पढ़ लेते हैं। पीएच को हम कैसे बताते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं पीएच। अब ये यूज होता है टू चेक दैट पार्टिकल्स आर एसिडिक और बेसिक। हमने चेक किया था हेंडरसन हेजलवेस इक्वेशन में, हम पता कर रहे थे कि हमारी जो ड्रग है वो एसिडिक ड्रग है, बेसिक ड्रग है, तो उससे भी हम पता चल रहा था, है ना। एसिडिक ड्रग के लिए अलग फॉर्मूला था, बेसिक के लिए अलग था। ठीक है, इट कैन बी आल्सो अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, है ना, ये भी हम लिख सकते हैं। सॉल्युबिलिटी में इंप्रूव विद द एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक एक्सिपिएंट, है ना। तो देखिएगा, सॉल्युबिलिटी इंप्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक एक्सिपिएंट डाल देते हैं किसके अंदर, आपकी ड्रग के अंदर, जिससे कि क्या हो, एसिड सॉल्युबिलिटी हमारी डिफरेंट मीडियम में बढ़ जाए। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, आपकी सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं आपकी जो है पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। अब देखिएगा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। ठीक है, अब देखिएगा, ओके, पॉलीमॉर्फिज्म, देखो पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल सा मतलब है पॉली और मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म मतलब एक से ज्यादा अवस्था रखना, है ना, एक से ज्यादा अवस्था रखना, है ना, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, देखिएगा, व्हेन ए सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, द डिफरेंस फॉर्म आर डिजाइन एज पॉलीमॉर्फ, द फिनोमिना एज द पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। मतलब क्या कह रहा है, जो वैन जब ड्रग सब्सटेंस जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, और तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फ कहते हैं। ठीक है, और उस फिनोमिना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इट इज द डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, है ना, सब्सटेंस की जो एबिलिटी टू एग्जिस्ट एज टू और मोर देन टू क्रिस्टलाइन फेज या फॉर्म दैट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट और कन्फर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल लैटिक्स। मतलब क्या बोल रहा है, देखिएगा, हमारा ऐसा सब्सटेंस जिसकी जो अवेलेबिलिटी हो, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के अंदर ऐसी अवेलेबिलिटी होती है जो दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में या फेज में रह सकता है, जो क्या दर्शाता है, डिफरेंट अरेंजमेंट दर्शाता है और या कन्फर्मेशन दर्शाता है। जैसे कि आप अगर आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो कन्फर्मेशनल या अरेंजमेंट इसको हम देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जान सकते हैं, है ना। कन्फर्मेशन, है ना, एक से ज्यादा फॉर्म में रखना या उसका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट टाइप का रहे, है ना, लेकिन सेम कंपाउंड हमारा वही रहे। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो होता है पॉलीमॉर्फ आर टू टाइप का होता है। एक तो आपका होता है मोनोट्रोपिक होता है और आपका होता है इनांसियोट्रोपिक होता है। ठीक है, तो जो हमारा इनांसियोट्रोपिक है और हमको देखते हैं, देखो दोनों में अंतर देख लेते हैं। देखिए, अब क्या होता है, रिवर्सिबली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय वेरिंग टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड द इनांसियोट्रोपिक। इनांसियोट्रोपिक का मतलब है वो रिवर्सिबली चेंज हो जाते हैं जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन कैसे होते हैं, रिवर्सिबली चेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन मोनोट्रोपिक में क्या होते हैं, वन पॉलीमॉर्फ विद अनस्टेबल ऑल पी टेम्परेचर और प्रेशर पर इज द कॉल्ड मोनोट्रोपिक। अब मोनोट्रोपिक का भी मतलब देखो, ये जो दोनों होते हैं, देखो हमने पहली एक चीज बता दें, पॉलीमॉर्फ दोनों टाइप के हैं, दोनों टाइप पॉलीमॉर्फ हैं और दोनों क्या करते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, लेकिन एक जो रहता है वो रिवर्सिबली होता है ना, और एक जो होता है मोनोट्रोपिक जो होता है वो इरिवर्सिबली होता है। मतलब जो हमारा मेटा स्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में चला गया तो वो स्टेबल फॉर्म से वापस मेटा स्टेबल में नहीं आएगा, है ना। जबकि हमारा जो इनांसियोट्रोपिक है वो मेटा स्टेबल से आपका स्टेबल फॉर्म में चला जाए और स्टेबल फॉर्म से वापस मेटा स्टेबल फॉर्म में आ सकता है, इसी को बोलते हैं इनांसियोट्रोपिक कंपाउंड, है ना, पॉलीमॉर्फ। लेकिन इरिवर्सिबली किसमें होता है, मोनोट्रोपिक में, वही घटना घटती है लेकिन आपकी क्या हो जाती है, वह इरिवर्सिबली होती है। अब ये होता क्यों है, एक चीज देखिएगा, हमने कहा कि एक जो वन फॉर्म है पॉलीमॉर्फ के मतलब मोनोट्रोपिक के अंदर हमने क्या देखा कि वन फॉर्म जो है वो हमारी अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल हमारी कौन सी है, वो है मेटा स्टेबल। मेटा स्टेबल जो रहती है बहुत ही अनस्टेबल रहती है और मेटा स्टेबल फॉर्म से हमारा जो कंपाउंड है वो किस स्टेज में जाना चाहता है, स्टेबल फॉर्म में। लेकिन क्या हो जाता है, जब वो स्टेबल फॉर्म में जा पाता है तो वो क्या हो जाता है, इरिवर्सिबली हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, वो वापस मेटा स्टेबल में नहीं जाता है। लेकिन इनांसियोट्रोपिक में ऐसा नहीं होता है, मेटा स्टेबल जो हमारी अनस्टेबल फॉर्म रहती है उससे निकल के वो स्टेबल फॉर्म में चला जाता है और
उसके बाद वो क्या होता है, अगर उसमें वो हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वह स्टेबल फॉर्म से मेटा स्टेबल में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जो होता है इस जो ये चेंज होने को टेम्परेचर को बोलते हैं टीटी, मतलब ट्रांजिशन टेम्परेचर, है ना, पर रिवर्सिबली चेंज, है ना, मतलब क्या हो जाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर पर ये मेटा स्टेबल से स्टेबल फॉर्म में चला जाता है। देखो यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर आया, ओके। अब ट्रांजिशन इज एंडोथर्मिक होता है। अब यहाँ पर क्या बोल दिया, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है एब्जॉर्ब एनर्जी, है ना। जो ट्रांजिशन जो होता है ना, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पर होता है। तो देखो जो हमारा मेटा स्टेबल है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, वो स्टेबल फॉर्म में चला गया, फिर स्टेबल फॉर्म है, कुछ एनर्जी आपका रिलीज किया है, आपका एब्जॉर्ब की, फिर कहाँ चला गया, मेटा स्टेबल में चला गया। तो इस प्रकार से चलता लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रांजिशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है रिलीज ड्रग। अब रिलीज जब हम मतलब सॉरी एनर्जी को जब हम रिलीज कर देते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज हो जाती है, मेटा स्टेबल में ज्यादा एनर्जी है, अब एनर्जी ज्यादा है तो वो स्टेबल कम है, तो वो स्टेबल कम है तो एनर्जी को अगर रिलीज करेगा तो वह स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा, और स्टेबल फॉर्म से वापस नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, व्हेन द चेंज ऑफ वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म टू अनदर एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर इज द रिवर्सिबली द फिनोमिना कॉल्ड इनांशियोट्रॉप्स, है ना। जैसे आपका एग्जांपल क्या है, कार्बामेजेपिन, ये जो हमारी ड्रग है वो इनांशियोट्रोपिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है, ओके। जबकि हम मोनोट्रोपिक की बात करते हैं, मोनोट्रोपी अकर व्हेन वन फॉर्म इज स्टेबल एंड अदर मेटास्टेबल। एक फॉर्म क्या रहती है, स्टेबल रहती है, और अदर फॉर्म क्या रहती है, मेटास्टेबल, मतलब अनस्टेबल रहती है। द मेटास्टेबल चेंज टू स्टेबल फॉर्म एट द ऑल टेम्परेचर एंड द चेंजेस इज नॉट रिवर्सिबल, है ना। चेंजेस जो रहता है वो नॉट रिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल नहीं रहता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट ड्रग जो है वो ऐसा हमारा आपका मोनोट्रोपिक शो करती है। तो इस प्रकार से हमने दोनों इनांशियोट्रोपिक एग्जांपल हमने देख लिए। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए, केमिकल प्रॉपर्टी जो है आखिरी लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो आपका प्री फॉर्मुलेशन का केमिकल प्रॉपर्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी प्री फॉर्मुलेशन में क्यों स्टडी करते हैं, देखिएगा जैसा कि हमने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट कर रही थी हमारी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पर, जिससे कि हमारी जो ड्रग है वो अफेक्ट हो रही थी, है ना। तो उसी प्रकार से जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल रिएक्शन है, उस जो वो केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारी ड्रग की स्टोरेज को और उसकी एक्शन को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसिमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ये तो कुल 5 रिएक्शन है ना। बहुत सारी रिएक्शन रहती हैं जो बहुत ही आपको अफेक्ट करती हैं, लेकिन हमको यही इतना ही पढ़ना है। तो देखिए हाइड्रोलिसिस हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हो गया ड्रग का, तो क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, खराब हो जाती है। रिडक्शन हो गया तो वो क्या हो जाती है, उसके केमिकल नेचर में चेंज हो गया, और चेंज हो गया तो मतलब क्या हो जाता है, उसका एक्शन भी चेंज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, इन दिस अब देखिएगा, इन दिस वी स्टडी अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस, है ना। अब क्या होता है, यहाँ पर क्या होता था, हम स्टडी करते हैं किसकी, डिग्रेडेशन की, किस डिग्रेडेशन की, ड्रग के डिग्रेडेशन की। देखिएगा हमारी जितनी भी रिएक्शन है, चाहे रिडक्शन हो, रेसिमराइजेशन हो, पॉलीमराइजेशन हो, ये सारी रिएक्शन जो है वो ड्रग को डिग्रेड करने का काम कर रही है ना। जिससे कि क्या हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, उसकी एक्शन खराब हो जाता है ना। तो अब पहले हम पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस, किस प्रकार से हाइड्रोलिसिस शो करता है। देखिएगा जो मैनी फार्मास्यूटिकल्स कंटेन एस्टर और आपका एमाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जो हमारी ड्रग है वो हमारी क्या शो कर रही है, एस्टर और एमाइड फंक्शनल ग्रुप। देखिएगा क्या होता है एस्टर और एमाइड, हम देखेंगे तो एस्टर और एमाइड फंक्शनल ग्रुप अगर किसी ड्रग में है तो वो क्या हो जाती है, हाइड्रोलिसिस शो करती है। अब कैसे शो करती है, देखिएगा हम व्हेन द ड्रग सब्सटेंस कम अंडर द मॉइस्चर, है ना, या फिर वाटर या मॉइस्चर के कंटेंट में आएगी तो वो रिएक्ट कर लेगी वाटर से एंड हाइड्रोलाइज हो जाएगी। देखिएगा कैसे हो जाएगी, हमारी एस्टर हाइड्रोलिसिस हम देखते हैं। एस्टर हाइड्रोलिसिस क्या है, हमने बोला कि जो हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप और एमाइड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ड्रग है। तो देखिएगा ये हमारा कोई भी ऐसा ड्रग है जो जिसमें क्या है, एस्टर लिंकेज है, ये COOH, जो होता है ना वो एस्टर कहलाता है। जो एस्टर है ना, वो एस्टर लिंकेज किसी भी ड्रग में है तो वो वाटर के कांटेक्ट में जैसे ही आती है तो जो हमारा जो हमने लाइन खींची है इस प्रकार से, ये आपका जो एस्टर लिंकेज है वो ब्रेक हो जाएगी और हमारा वाटर भी ब्रेक हो जाएगा। और किस प्रकार से ये क्या बनाएंगे, आपका एसिड बना लेंगे, और इसका जो हो जाता है और क्या बनाएंगे, साइड प्रोडक्ट एल्कोहल बना लेंगे। तो इसको हम आपके लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, और आपको अगर बड़ा लगे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो एस्टर हाइड्रोलिसिस हो गई, मतलब एस्टर लिंकेज को वाटर ने तोड़ दिया और वाटर से क्या बन गया, एसिड और फिनो आपका एल्कोहल बन गया, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, हम एमाइड हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। एमाइड हाइड्रोलिसिस मतलब एमाइड लिंकेज है, इसको बोलते हैं एमाइड, CONH है ना। तो NR इस प्रकार का ये ग्रुप रहता है तो उसको बोलते हैं एमाइड लिंकेज। तो इस जो एमाइड बॉन्ड है, C और N के बीच में जो एमाइड बॉन्ड है, उस एमाइड बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कौन करता है, वाटर, है ना। तो वाटर ब्रेक कर देता है और बना देता है एसिड और आपका एमीन, ओके, क्या बना देता है, एसिड और एमीन, ठीक है। दोनों सेम रिएक्शन है। अब इसके बाद चलते हैं, देखिएगा ये प्रोसेस हो गई तो हमारा क्या हो गया, जो हमारा एमाइड ड्रग था
वो हमारा एसिड ड्रग हो गया, है ना। जो हमारा एस्टर ड्रग था वो हमारा एसिड ड्रग हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, इसका डिग्रेडेशन हो गया हमारे ड्रग का, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, द ऑक्सीडेशन डिकम्पोजिशन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड मतलब ड्रग। इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इनस्टेबिलिटी ऑफ कंसीडरेबल नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। मतलब क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी जो होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन से क्या हो जाती है, बहुत सारी हमारी ड्रग डिग्रेड हो रही है। इनस्टेबिलिटी जिसकी क्या हो जाती है, मेन इसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, स्टीरॉयड जो है, विटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट या एंटीबायोटिक्स हैं, एपिनेफ्रिन है, ये क्या होती है, अंडरगो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। ये सभी जो ड्रग हैं वो ऑक्सीडेशन शो करती हैं, ऑक्सीडेशन डिग्रेडेशन के मतलब रिएक्शन शो करती हैं, जिससे क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्टोरेज इनकी नहीं कर पाते हैं, और करते हैं तो दूसरी चीज़ें हम एंटी ऑक्सीडेंट हम डालना पड़ेगा। तो देखिएगा, कॉमन फॉर्म ऑफ द ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन अकरिंग इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इज ऑटो ऑक्सीडेशन विच इज इन्वॉल्व द फ्री रेडिकल चेन प्रोसेस। फ्री रेडिकल चेन प्रोसेस, अब देखिए क्या होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, फ्री रेडिकल जो भी पाए जाएंगे। देखिएगा, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ते हैं। फ्री रेडिकल जो रहता है, फ्री रेडिकल ऐसा रेडिकल्स रहते हैं जो कि हमारे सैंपल में, हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे, और वो ऑटो ऑक्सीडेशन शो करते हैं, मतलब है ना। तो उसको क्या होते हैं, कोई बाहर का कंपाउंड नहीं आएगा, जो अंदर जो फ्री रेडिकल प्रेजेंट है उन्हीं के द्वारा ऑक्सीडेशन शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब ऑक्सीडेशन क्या होती है देख लेते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हमारा कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, किसका उल्टा, ऑक्सीडेशन का। जैसे हम बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हमने बोला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा हमने बोला रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हमने बोला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तीसरा बोला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने बोला गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। तो इसी में देख लीजिए हमने क्या बोल दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका रिडक्शन भी हो जाता है, आपका ऑक्सीडेशन भी प्रोसेस हो जाती है, तो ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं रेसेमराइजेशन पर, ठीक है, रेसेमराइजेशन पर, ठीक है। अब इट इज द प्रोसेस इन विच द वन इनांसियोमर ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्ट टू अनदर। अब देखिएगा, रेसेमराइजेशन का मतलब होता है, जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो उसमें रेसेमराइजेशन प्रोसेस आती है, वो होती है इनांसियोमर। इनांसियोमर का मतलब होता है एक कंपाउंड के दो रूप, है ना, एक कंपाउंड के दो रूप, है ना। तो वो दो रूप जो रहते हैं, एक रहता है आर फॉर्म में रहता है और एक फॉर्म में रहता है एस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, आर एस, ओके। तो वो आर से एस फॉर्म में चेंज हो जाए या एस से आर फॉर्म में चेंज हो जाए, या फिर हम दूसरी भाषा में बोलें कि लीवो फॉर्म रहे, तो वो आपका क्या हो जाता है, डेक्स्ट्रो फॉर्म में हो जाए चेंज, ठीक है। तो जैसे लीवोसिट्रिजिन और सिट्रिजिन, क्या अंतर है इन दोनों में, है तो दोनों सिट्रिजिन, लेकिन एक क्या है, लीवो फॉर्म है और एक डेक्स्ट्रो फॉर्म है। तो हमारी जो लीवो फॉर्म रहती है, लीवोसिट्रिजिन, वो ज़्यादा एक्शन करती है, बहुत ज़्यादा एक्शन करती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है। तो इस प्रकार से जो हमारी जो ड्रग है वो एक फॉर्म से लेके, जैसे लीवोसिट्रिजिन जो है हमारी, वो हमारी डेक्स्ट्रोसिट्रिजिन में चेंज हो जाए, तो वो उसकी एक्शन क्या हो जाएगी, कम। इस प्रकार से उसको बोलते हैं रेसेमराइजेशन। इन सच ए रिएक्शन ऑन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, है ना, लॉसेस इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट द चेंजिंग इन केमिकल कंपोजिशन। यहाँ पर क्या बोला, रेसेमराइजेशन में क्या होगा, देखिए जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होती है, मतलब जो ड्रग है हमारी, उसमें कुछ ऐसा मतलब वो रहता है। देखो ऑप्टिकली एक्टिविटी जो होती है ना, वो हम सब ऑप्टिकली एक्टिविटी, इनांसियोमर, रेसिमराइजेशन, ये सब आइसोमेरिज्म में पढ़ने वाले पार्ट है, टॉपिक है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव ड्रग जो रहती है, जो कि ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करती है, और वो क्या करती है, अगर वो हमारी चेंज हो जाए, है ना, उसके जो अरेंजमेंट रहता है ना, मॉलिक्यूल एटम का अरेंजमेंट अगर वो चेंज होता है ना, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव ड्रग ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्रग में चेंज हो जाती है, जिससे क्या हो जाती है वो मतलब कि आपकी एक्टिव नहीं रहती है, जिससे कि क्या हो जाता है, देखिएगा। लेकिन वो क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन का चेंज नहीं होता, विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन, है ना, उसी को बोलते हैं रेसमराइजेशन, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि दिस रिएक्शन कैन इंपोर्टेंट टू सॉल्युबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। देखिएगा क्या होता है, जो हमारी लीवोसिट्रिजिन है और डेक्सोसिस्ट्रिजिन है, तो उसमें सॉल्युबिलिटी का भी बहुत बड़ा अफेक्ट है, मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट रहती है। एक ही कंपाउंड है, उसके दो फॉर्म है, लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, मतलब एक फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, तो वो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, उनकी चेंज रहती है, वो किसी की कम रहती है, किसी की ज्यादा, है ना। सिंस द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ डेक्स्ट्रो फॉर्म कैन बी लेस देन द लीवो फॉर्म। मतलब क्या बोलता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है, हमने ज्यादातर ड्रग देखी है, जो डेक्स्ट्रो फॉर्म ज्यादा रहता है वो बहुत कम अफेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, लीवो फॉर्म हमारा ज़्यादा एक्टिव रहता है, और इसकी सॉल्युबिलिटी भी चेंज रहती है, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर हमने बोला कि जो लीवो एड्रेनलिन है वो 15 से 20 टाइम मोर एक्टिव रहता है डेक्स्ट्रो एड्रेनलिन से, है ना। जो डेक्स्ट्रो फॉर्म है एड्रेनलिन का, उससे ज़्यादा हमारा लीवो एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल आप सिट्रिजिन से ज़्यादा आपका लीवोसिट्रिजिन एक्टिव रहेगा, वो भी आप लिख सकते हैं। दूसरी होती है पॉलीमराइजेशन, है ना। पॉलीमराइजेशन क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग मोनोमर मॉलिक्यूल टुगेदर इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म पॉलीमर चेन और
3D नेटवर्क। देखिएगा, ऐसा क्या होता है पॉलीमराइज़ेशन में क्या होता है, जो हमारा जो मोनोमर है ना, वो मोनोमर और मोनोमर यूनिट जो होती हैं, वो आपस में जॉइन होकर केमिकल रिएक्शन करके वो एक पॉलीमर का निर्माण करती हैं, जिससे या 3D नेटवर्क का निर्माण करती हैं, जिससे कि हमारा सारा जो सॉल्यूशन है, सारा जो ड्रग सॉल्यूशन है, वो हमारा पूरा खराब हो जाता है और इस प्रोसेस से ये डिग्रेडेशन हो जाता है, जिससे कि कोई इलाज नहीं है इसका, है ना? तो ये जो प्रोसेस होती है वो हमारी क्या हो गई, आपकी जो होती हैं केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी जो इस प्रकार से हमने क्या हो जाता है, पूरा हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये हमारा इफेक्ट अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले यूनिट्स में, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।